दिस इज शिवांशु सिंह राजपूत और आज का टॉपिक है हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास। इससे पहले वाले वीडियो में एक दो हफ्ते पहले ही डाला था, उसमें लिखित संविधान और लिखित संविधान क्या है, संविधान उसको स्पष्ट रूप से अच्छे से मैंने विस्तार से बता दिया था। इसको आज कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, हर चीज होता है, हमारा जन्म होता है उसके पीछे एक प्रोसेस होता है ना, तो अभी जाके हमारा जन्म होता है। तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, उसके पीछे एक प्रोसेस था। वो प्रोसेस क्या था, यही आज का टॉपिक है हमारा। इसको एक पृष्ठभूमि भी कहते हैं, भारत का संवैधानिक इतिहास या उसकी पृष्ठभूमि भी कहते हैं। हम इसको दो पार्ट में देखेंगे। दो पार्ट क्या देखेंगे, मतलब एक कंपनी का शासन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारे भारत के ऊपर काफी टाइम से, मतलब 2016 में, मतलब 1600 में, 2016 कह रहा हूँ सॉरी, 1600 में आई थी, भारत में आई थी। और फिर उसके बाद से कैसे उसने अपना क्षेत्र, मतलब विस्तार अपना भारत में बढ़ाते गई और फिर क्या जरूरत पड़ी कि ब्रिटिश सरकार भारत में आई, वो आज देखेंगे हम। तो सब जानते हैं कि हाँ, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार के लिए भेजा गया था। तो फिर 1600 में जब वो व्यापार करने आए थे, तो फिर वो धीरे धीरे जब वो भारत के राजा, जो काफी राजा थे, उनको देखा, अच्छे से अध्ययन किया, तो फिर उन्होंने ये पाया कि हाँ, यहाँ पे हर राज्य के जितने भी अलग अलग राजा थे वो लोग अपने में ही लड़ते थे, एकता की भावना नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट था और इसी का फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे अपना सत्ता स्थापित किया, अपना राज स्थापित किया था। मौर्य काल में जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम और उनके जितने भी वंशज थे, उसके बाद से कोई भी बड़ा शासक नहीं आया था भारत में जो पूरे भारत पे राज करे। इस वजह से वो उनके मौर्य काल के बाद से बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में हमारा भारत टूट गया था। उसी का फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत के ऊपर राज करने आई थी। उसी को देखते हैं। और इसी को राज करने आई थी, तो फिर क्या हुआ कि इसके अधिकार को कम करना पड़ा ब्रिटिश सरकार द्वारा। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार द्वारा आई थी 1600 में, एलिजाबेथ प्रथम द्वारा। तो फिर इन्होंने भारत को इतना ज्यादा लूट लिया। सब जानते हैं, इतिहास सबने पढ़ा है, सब जानते हैं कि भारत बहुत संपन्न देश था, सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था। ब्रिटिश की वजह से, ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से भारत बहुत ज्यादा पीछे चला गया था, पैसों के मामले में भी, या कह सकते हो और भी कई मामलों में। बेसिकली अभी यहाँ पे पैसों के मामले में ही देखा जाए तो इन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया था, बहुत ज्यादा शोषण किया था हमारे भारतीयों के ऊपर, और सारा पैसा ले जाके अपने ऐशो आराम में उड़ाने लगे थे। तो ब्रिटिश में जब ये लोग भारत से खूब पैसा लूटने लगे थे राजा के द्वारा, जो इन्होंने पूरे भारत पे कब्जा किया, और फिर एक अपना क्षेत्र होता है ना, तो क्षेत्र पे एक राजा बैठा दिया और राजा सबको कंट्रोल करे, पैसा राजा उठाता था और फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को देता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जाके ब्रिटिश में वहां पे खूब ऐशो आराम से बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमती रहती थी, ऐशो आराम से। तो फिर वहां के लोग और ब्रिटिश सरकार काफी सोच में पड़ गए कि क्या हुआ, भारत में इनको व्यापार करने भेजा गया था और फिर ये इतने पैसे कहाँ से लेके आ रहे हैं। तो उसी को जब देखा उन्होंने, उससे परेशान होके, तो ब्रिटिश सरकार ने ये कुछ एक्ट जैसे आगे पढ़ो, यही एक्ट आज के टॉपिक में होगा। रेगुलेटिंग एक्ट आए थे, चार्टर एक्ट आए थे, पिट्स इंडिया एक्ट आए थे, बहुत सारे एक्ट आए थे। इनके माध्यम से इनके व्यापार क्षेत्र को, इनके ये जो उपहार लेने कहते थे कि हम भारत के लोगों से उपहार लिए हैं, भारत के राजा हमको उपहार दिए हैं, तो उसको कम करने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये इन पे कुछ पाबंदी लगाई थी एक्टों के माध्यम से। तो फिर वही देखेंगे। सबसे पहले लगाया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लगाया था। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उपहार ये लोग क्या करते थे, भारत के जब इनके पास खूब संपत्ति हो गई, जब ये ऐशो आराम से वहां पे ब्रिटिश देश में रहते थे, तो फिर इनसे पूछा गया कि आप लोगों के पास कहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया कि हमें
भारत के राजा उपहार देते हैं, उपहार स्वरूप देते हैं। और फिर वास्तव में क्या होता था, ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे, लूटते थे, जबरदस्ती पैसा मांगते थे, ना मांगने पे राजा को ही मार देते थे या फिर उसकी जगह पे किसी और को बैठा देते थे, उसको हटा के। तो फिर रेगुलेटिंग एक्ट उसी को कम करने के लिए ही आया था, 1773 का ये आया था। और इसमें क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और फिर ये जरूरत क्यों पड़ी, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्यों? क्योंकि हर जगह पे मतलब जितने जितने छोटे छोटे पार्ट्स मैंने बताया ना कि मौर्यों के बाद में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में टूट गया था भारत और उस पे एक एक राजा राज करने लगा था। तो फिर होता ये था कि हर राज्य में गवर्नर होते थे, 28 राज्य हैं हमारे पास, तो फिर हर 28 राज्य में 28 गवर्नर हुए। तो होता ये था कि जैसे मैं यूपी से हूं, तो फिर यूपी और महाराष्ट्र की लड़ाई चल रही है और फिर महाराष्ट्र, हम दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। और फिर महाराष्ट्र वाले क्या करते थे, महाराष्ट्र वाले गए छत्तीसगढ़ से समझौता कर लिए, तो फिर ये दोनों मिल गए और फिर छत्तीसगढ़ वाला हमारा दोस्त है यूपी का। और फिर इस वजह से काफी दिक्कत आती थी सारे राज्य में गवर्नर होने की वजह से। तो इस वजह से गवर्नर जनरल एक राज्य को बना दिया गया, मतलब गवर्नर का भी गवर्नर बना दिया गया, गवर्नर जनरल उसका ऊपर का भी पद वो बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। समझ में आया ये वाला पॉइंट, अच्छे से बताया मैंने। तो फिर इसका प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये ध्यान देना, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स वर्ड बहुत बेसिकली मतलब कहीं कहीं आता है, लॉर्ड वॉरेंट नाम से ही आता है ये बेसिकली। पहले भारत के गवर्नर जनरल बने थे। भारत के गवर्नर जनरल बंगाल का था, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, या कह सकते हो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेंट हेस्टिंग्स तो थे। और फिर कोलकाता या कालकाता कुछ भी बोलो, प्रोनाउंसिएशन वहां के जब जाओगे पश्चिम बंगाल में तो फिर वहां पे क्लियर पता चलेगा। तो पश्चिम बंगाल की अभी प्रेजेंट की राजधानी है कोलकाता। और फिर यहाँ पे एक उच्चतम न्यायालय बना दिया गया, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। और फिर ये मत कहना कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भाई क्या होता है। तो वहां पे कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय बना दिया गया और इस उच्चतम न्यायालय के चार लोग द्वारा बनाए गए थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश जो थी वो महिला थी, एलिजा इम्पे थी। और फिर ये जो अन्य न्यायाधीश थे इनके नाम कहीं पे भी मतलब आता नहीं है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मेरे को डाटा मिला था। तो उनके 3 अन्य न्यायाधीश हैं जो हैं चैम्सबर्ड, हाइड और फिर लेमेस्टर। चैम्सबर्ड, हाइड और लेमेस्टर ये 3 अन्य न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश थी हमारी एलिजा इम्पे। ये मुख्य न्यायाधीश आता है पेपर में। और फिर ये लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है कि उपहार लेने पे मना कर दिया गया था कि आप जितने भी ब्रिटिश सरकार के लोग थे या जो इनके द्वारा बैठाए हुए सत्ता पे जो भारत का कमान संभाल रहे थे उनको सब लोगों को प्रतिबंध लगा दिया गया उपहार लेने से। उपहार लेना ये बहुत मतलब फनी कहानी है। वहां पे ब्रिटिश में क्या भारत के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो और फिर वहां पे अपने राज्य में अपने देश में जाके बोल लो कि हमको वहां से उपहार मिल रहा है। उपहार स्वरूप मतलब गिफ्ट मिल रहा है, उपहार को कह सकते हो, भेंट मिल रही है हमें। सो यही था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 3 मुख्य पॉइंट थे। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेंट हेस्टिंग्स थे। और फिर कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है वहां पे एक उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। और फिर वहां पे 4 लोग वहां पे उनके द्वारा बनाया गया, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे और अन्य न्यायाधीश चैम्सबर्ड, हाइट्स और लेमेस्टर थे। और फिर उपहार लेने से मना कर दिया गया, तीसरा पॉइंट। और फिर यहाँ पे देखो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसको अमेंडिंग एक्ट भी बोलते हैं, अमेंडिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसको क्या हुआ, इसको क्यों लाया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम से, इसको दूसरा नाम दिया गया है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको 1773 में कुछ कमी रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए लाया गया था। इसमें कहा गया था कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगी। जो
हमारे, मान लो मैं कहीं काम कर रहा हूं और फिर मैं ही न्याय करूंगा तो मैं अपने पक्ष में न्याय करूंगा ना, तो इसी वजह से ये देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडिंग एक्ट लाया था, 1781 में लाया था। कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगी। और फिर यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसमें क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। क्यों गठन किया गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक जो अधिकार थे, जिस तरह से वो भारत को राजनीतिक तरीके से अधिकार अपना रखी हुई थी भारत के ऊपर, उसको छीन के बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 लोग थे, 6 लोग थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। और फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का और भी काम था, इसका काम था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जितने भी कार्य हो रहे हैं भारत में, उन सबको वो ब्रिटिश सरकार के पास प्रेजेंट करे, रखे। ये दो, एक पॉइंट ये हो गया तुम्हारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। और फिर दूसरा पॉइंट ये है, बॉम्बे और मद्रास को बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। बंगाल सरकार में बताया ना कि गवर्नर जनरल का भी एक ऊंचा पद ला दिया गया था 1773 द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट तो यहाँ पे 1784 का है, पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा वहां पे गवर्नर जनरल लाया गया था ना, तो फिर वहां पे गवर्नर जनरल बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया बॉम्बे और मद्रास सरकार को। और फिर यहाँ पे ये एक एक्ट यहाँ पे लक्ष्मीकांत में ही मिलेगा, लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है। यहाँ पे बस एक ही पॉइंट यहाँ पे मेरे को मेन लगा था, 1786 का एक्ट था, इसमें बस ये गवर्नर जनरल बदल दिया गया था। यहाँ पे प्रथम गवर्नर जनरल भारत के लॉर्ड वारंट थे, और फिर यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस बन गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस बन गए गवर्नर जनरल बस। और फिर ये इनका मतलब ये आए थे ना, तो फिर अपना मतलब लेके आए थे कि अपना होते ना कि मैं यहाँ पे इस घर में रहूंगा तो फिर मैं अपनी शर्त के अनुसार रहूंगा, तो फिर इनको बनाया जा रहा था गवर्नर जनरल। तो फिर इन्होंने 2 शर्त रखी थी, वो शर्त कहीं पे भी नहीं पूछता है, बहुत मतलब थी शर्त कि जब कोई भी कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया जाएगा तो फिर इनको अधिकार दिया जाए कि उसको कम कर सकें या ना माने, ऐसे 1-2 पॉइंट्स थे, तो वो कहीं पे नहीं पूछता है। बस 1786 में बस इतना याद रखना, गवर्नर जनरल बदल गया था। नाम भी कहीं नहीं पूछा जाता, चांद पे दूसरा व्यक्ति कौन पहुंचा, मून पे दूसरा कौन पहुंचा, कोई नहीं जानता है ना, कहीं नहीं पूछा जाता है। बट एज नॉलेज के लिए बस जान लो, लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरे गवर्नर जनरल बने 1786 में। और फिर चार्टर एक्ट आया 1793 का। चार्टर एक्ट ये भी कहीं नहीं आता है, बट यहाँ पे इसमें मैं एक स्टोरी के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े याद करने में, समझने में, इस वजह से सबको एक कनेक्ट करके ले जा सके, इस वजह से मैं ये पॉइंट 2 जोड़ा हुआ हूं। मुझको आसानी हुई थी याद करने में, तो इस वजह से 1793 का चार्टर एक्ट आया था। इसमें बस क्या हुआ था कि 20 साल व्यापारिक एकाधिकार और बढ़ा दिया गया था। व्यापारिक एकाधिकार क्या होता है मैं क्लियर करता हूँ। व्यापारिक एकाधिकार ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत भेजा गया तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार है कि वो भारत में व्यापार कर सके। ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार के जितने भी कंपनी हैं, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार है भारत में व्यापार करने का, वही व्यापारिक एकाधिकार कहलाता है। और फिर चार्टर एक्ट आया 1813 का। चार्टर एक्ट 1813 में ये कहा गया कि व्यापारिक एकाधिकार, जो यहाँ पे मैंने बताया ना, अभी यहाँ पे 1793 का चार्टर एक्ट बताया ना, 1793 का चार्टर एक्ट 20 साल बढ़ा दिया गया, तो 20 साल इसमें ऐड करोगे ना, 1793 में 20 साल ऐड करोगे ना, तो फिर ये आएगा 1813 का आएगा चार्टर एक्ट। इस वजह से मैंने ये बताया था, क्योंकि स्टोरी बन के आएगी सामने, याद करने में आसानी होगा। फिर 1813 में चार्टर एक्ट में ये हुआ कि
व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया चाय पत्ती और चीनी देश के साथ। चीनी देश है, मैंने मतलब एक बार ये पढ़ लिया था कि चाय पत्ती और चीनी के साथ मतलब बना रहा उनका व्यापारिक एकाधिकार, लेकिन वो चाय पत्ती और चीनी देश है, चीनी देश, इनके साथ व्यापारिक एकाधिकार बस बना रहा था और सबके साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। और फिर 1 लाख रुपए भारत के लोगों की शिक्षा के ऊपर देते थे। क्यों भाई? ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या भारत को विकसित करना चाहते थे या भारत के लोगों को और पढ़ा लिखा के बहुत संपन्न बनाना चाहते थे भारत को? ऐसा कुछ नहीं था। ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश जितने भी चीज किए थे सिर्फ भारत को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही किया था। क्यों पढ़ा रहे थे? 1 लाख रुपए शिक्षा पे दे रहे थे, तो ये ऐसे ही तो देंगे नहीं। तो इनके पीछे, इसके पीछे ये लॉजिक था उन लोगों का कि ब्रिटिश से लोग यहाँ पे भारत में आते तो फिर वो समझ लो एक काम का लेते, अगर वो 10,000 लेते, 10,000 लेते, तो वहीं पे यहाँ भारत के लोग ही वहां 10,000 की जगह 10 रुपए में काम करवाते थे भारत के लोगों से। तो इस वजह से वो शिक्षा देते थे भारत के लोगों को, ताकि कम पैसे में हम अच्छे लोगों को अच्छा काम अपना निकलवा सकें। इस वजह से शिक्षा पे वो पैसा रखते थे। और फिर दूसरा रूप ये भी था, दूसरा पॉइंट ये भी था, वो लोग सोचे थे ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी, कि इससे ये लगेगा भारत के लोगों को, भारत के लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे उस समय, तो फिर इससे ये लगेगा उन लोगों को कि हाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी भलाई का काम सोच रही है, हमारे भले के लिए ही हमें पढ़ा लिखा रही है और फिर हमें नौकरी भी दे रही है। तो इस वजह से वो बहुत मतलब ब्रिटिश सरकार बहुत मतलब दूर की सोच लेके आई थी। इस वजह से शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च कर रही थी। और ईसाई मिशनरी, ईसाई जो लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग, वो भारत में आके प्रचार कर रहे थे, प्रचार करने की उनको अनुमति मिल गई। तो फिर वो लोग भारत में आए, प्रचार किए। सबने इतिहास में ये देखा होगा आप लोगों ने कि इतिहास में 7 सिस्टर जो है हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है हमारे 7 सिस्टर में है। सो वो लोग जब हमारा देश आजाद हो रहा था पूरी तरीके से अलग हो गए थे, सब पूरी तरीके से अलग हो गए थे। तो सब जानते हैं कि हाँ पहले जब हुआ था तो पहले सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर शूद्र थे। तो शूद्रों की ही कुशलता के लिए भीमराव अम्बेडकर जाने जाते हैं। तो शूद्रों को ही जब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था तो शूद्रों ने भी ईसाई धर्म अपना लिया था और फिर ये जाके 7 सिस्टर में बस गए थे। और फिर ये लोग खुश थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि इनके लिए तो जहां पे स्वर्ण वर्ग जो था हमारा, कि जो शूद्रों को दास बना के रखता रहता था, कि हमारे हिंदू धर्म में शूद्र इसी वजह से इसीलिए बनाए गए हैं कि वो सेवा कर सके स्वर्ण वर्ग का, यानी कि स्वर्ण वर्ग कौन? ब्राह्मण और क्षत्रिय। और इसी धर्म का प्रचार करने के लिए उनको बुलाया गया, ईसाई मिशनरियों को भारत में बुलाया गया। और फिर ये जो शूद्र थे वो लोग जाके ईसाई धर्म में बदल गए। ईसाई धर्म में एक पॉइंट ध्यान में रखना कि ईसाइयों को जब देखोगे तो वो लोग पूरे अच्छे से गोरे रहते हैं। और फिर यहाँ पे 7 सिस्टर में जैसे ही जाओगे वहां पे ईसाइयों को देखोगे वो लोग काले रहते हैं। क्यों काले रहते हैं? क्योंकि वो लोग यही है, वो लोग अपना धर्म बदले थे। और इस एक्ट के द्वारा चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा जब ईसाई मिशनरियां भारत में आए तो फिर वो लोग अपना धर्म बदल लिए थे, इसी वजह से ये हुआ था। सो अगली नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो फिर आगे के एक्ट देखते हैं। एक एक्ट बता दिया, चार्टर एक्ट का बता दिया था मैंने, 1813 का चार्टर एक्ट मैंने बता दिया था। तो आगे का चार्टर एक्ट 1833 और 1853 का देखते हैं। फिर यहाँ पे चार्टर एक्ट खत्म हो जाएगा। हमने स्टार्टिंग की थी रेगुलेटिंग एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का हमने देखा था। और फिर चार्टर एक्ट 1833 में यहाँ पे ये होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। जो हमने चार्टर एक्ट 1813 में देखा था कि व्यापारी के एकाधिकार चाय पत्ती और चीनी देश के साथ बचा हुआ था, उसको पूरी तरीके से यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। और इसका मतलब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं सिर्फ भारत में व्यापार कर सकती है, बल्कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश देश में
जितनी भी कंपनियां हैं वो भारत में अब आएंगी और पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से सब चीज का व्यापार किसी भी देश से किसी भी तरीके से कुछ भी मतलब कर सकती हैं, अब व्यापार कर सकती हैं सारी। और फिर दास प्रथा यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्त हो गई। दास प्रथा मतलब क्या समझते हो? दास प्रथा, बाहुबली मूवी बहुत फेमस हुई थी, 1-2 पार्ट आया था, तो वहां पे कटप्पा थे हमारे। कटप्पा बोलते हैं कि मेरे दादा भी इस महेशमती साम्राज्य के क्या मतलब थे, मतलब मदद करते थे। दरपाल क्या बोलते, दरपाल मतलब सुरक्षा करते हैं, तो वैसे कुछ। तो फिर कटप्पा जो थे वो दास प्रथा के अंतर्गत आते हैं, उनके दादा भी, उनके पिता भी, फिर कटप्पा भी। तो फिर वैसे ही यहाँ पे जैसे मैं हो गया, फिर मेरे पिता, मेरे दादा, अगर किसी एक के अधीन है, किसी एक सरकार के राजा के अधीन है, हम सारी पीढ़ियां उसके यहाँ काम कर रही हैं, तो फिर वो दास प्रथा के अंतर्गत आते हैं, वही दास प्रथा होता है। दास प्रथा पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। दास प्रथा समाप्त कर दिया गया था। दास प्रथा में कौन थे? शूद्र थे, जो भी मैंने शूद्र बताया था ना कि 7 सिस्टर में चले गए थे, तो फिर वही शूद्र थे। शूद्र को काफी नीचे माना जाता था, नीचे समझा जाता था। शूद्र जहां पे चलते थे ना, वहां पे चिल्ला देते थे एक बार कि हाँ सब लोग हट जाओ। तो फिर जितने भी स्वर्ण साम्राज्य के ब्राह्मण स्वर्ण साम्राज्य मतलब ब्राह्मण, और जितने भी क्षत्रिय थे लोग, वो सारे लोग हट जाते थे, तब जाके शूद्र जाता था। शूद्र किसी को छू देता था तो वो अपमान माना जाता था। शूद्र का थूक जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, पसीना नहीं गिरना चाहिए। वो यहाँ पे एक कटोरा लेके चलते थे वो लोग, तो फिर जब भी थूक आता था तो उसमें थूकते थे वो लोग। मतलब शूद्रों का दशा बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसी वजह से बी आर अम्बेडकर साहब को बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। और फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे चार्टर एक्ट का बताया। रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने ये बता दिया था कि रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल था। तो फिर वहां पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं कि वहां पे बंगाल का सिर्फ मतलब गवर्नर जनरल था, गवर्नर हर राज्य में था, और फिर सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किसको? लॉर्ड वॉरेन हैस्टिंग्स को। लॉर्ड वॉरेन हैस्टिंग्स ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं था, ये था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ये सिर्फ बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, लॉर्ड वॉरेन हैस्टिंग्स। ये आता नहीं है पेपर में, बट लक्ष्मीकांत की बुक में था, तो इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड करना चाहा था। और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसके बारे में, मैंने इसको चेक किया फिर से, तो जाके मेरे को क्लियर हुआ। तो इसको ध्यान रखना, बंगाल का गवर्नर जनरल सिर्फ बनाया गया था। गवर्नर हर राज्य में थे, हर 28 राज्य में थे, और फिर सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया लॉर्ड वॉरेन हैस्टिंग्स को। और फिर इसका चार्टर एक्ट 1833 में चार्टर एक्ट में फिर बंगाल का गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और फिर यही बात बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया था, सिर्फ बंगाल का ही, इसमें 1773 में बनाया गया था। 1773 है 1717 है, हाँ 1773 है। और फिर यहाँ पे भारत का पूरा गवर्नर जनरल बना दिया गया लॉर्ड विलियम बैंकटिक को भारत का पूरा गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और फिर ये क्वेश्चन आता है कि किसको मतलब गवर्नर जनरल बनाया गया था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका ऑप्शन मतलब आपका आंसर यही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ये लॉर्ड वॉरेन हैस्टिंग्स ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे प्रथम। तो ये नहीं आता है, बहुत कम क्वेश्चन आता है, ये बहुत हाई लेवल में जाओगे तब ये आता है। बेसिकली हर जगह पे ये आते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही आते हैं हर जगह। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, जो आए थे चार्टर एक्ट, हमारे चार्टर एक्ट 1833 में आए थे। फिर इसके बाद से आते हैं चार्टर एक्ट 1853 में। चार्टर एक्ट 1853 में एक विधि निर्माण के लिए
विधि निर्माण के लिए विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद का क्यों भाई, भारत में क्यों गठन किया गया? इससे पहले नहीं विधि होती थी, विधि मतलब कानून। कानून इससे पहले भारत में नहीं बनता था कानून, वो आता था ब्रिटेन से, कानून आता था हमारे पास आता था, हमारे भारत में आता था। तो फिर उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया होती थी, वहां पे कानून बनेगा, फिर कानून आएगा भारत में, फिर कानून मतलब लागू होगा कानून भारत में। तो फिर उसके लिए उस समय को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए विधान परिषद का गठन कर दिया गया, बना दिया गया विधान परिषद। और फिर सरकारी पदों पे नियुक्ति, मतलब जो अभी मैं, आप या हम सब जो भी सरकारी पद चाह रहे हैं, नियुक्ति उस पर भर्ती होना चाह रहे हैं, वो आया था चार्टर एक्ट 53 में आया था। चार्टर एक्ट 53 में 1853 में आया था सरकारी पदों पे नियुक्ति। तो इससे एक पॉइंट और क्लियर होता है, जो गवर्नर जनरल था उस समय का, चाहे वो 1773 में आया, चाहे वो चार्टर एक्ट 1853 में आया था, तो फिर वो गवर्नर जनरल आज का हमारा प्रेसिडेंट है। ये पार्ट मैंने स्टार्टिंग करने से पहले बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके पीछे की पूरी कहानी, प्रक्रिया क्या थी, उसको मैं लेके चलता हूं। तो इसी वजह से जो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे वो आज के हमारे राष्ट्रपति साहब है। राष्ट्रपति साहब अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 52 में कहा गया हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और गवर्नर जनरल उस समय के राष्ट्रपति हमारे आज के कहलाएंगे, प्रेसिडेंट कहलाएंगे। और जो विधि निर्माण की ये प्रक्रिया, विधि निर्माण के लिए विधान परिषद का गठन किया गया था। यही विधान परिषद का नाम बदल के आज का संसद या कार्यपालिका या इसको पार्लियामेंट भी कह सकते हैं हम। तो यहीं से ही देख रहा हो कि यहाँ पे बस आए थे, सब चीज यहीं से आए थे, ब्रिटेन से ही आए थे, बस उसका नाम बदल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया गया। तो काफी लिंक कर रहे होंगे, और ये वीडियो काफी लंबी जा रही है, तो इस वजह से मैं इसको आज मतलब पार्ट 1 में यहीं पे रोक रहा हूं, और फिर इसका पार्ट 2 लाऊंगा, और फिर लास्ट में पूरी समरी एक साथ लेके आऊंगा, ताकि आसानी से सब चीज मतलब देखते ही रट जाए, समझ में आ जाए, जो कहना है वो कहो, पूरे अच्छे से समझ में आए। सो दिस इज द पार्ट 1। सो काफी एक एक पॉइंट क्लियर करने की वजह से, सब चीज बताने की वजह से बहुत लंबी जा रही है वीडियो। सो यहाँ पे रोकता हूँ इस पार्ट को। सो थैंक यू वेरी मच। आगे का पार्ट कंटिन्यू करना जल्दी मतलब लेके आऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज शिवांशु सिंह राजपूत। जय हिंद।